गुड इवनिंग बच्चों, क्या हालचाल हो? मस्त होगा, बिंदास होगा। देखिए बेटा, जो आपको वीडियो डाला गया था यानी क्या थे लघुत्तरीय प्रश्नों का, उनमें से मैंने बनाया था तो टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। तो लगभग 20 नंबर के बाद जो आपका 21 से 41 तक के क्वेश्चन थे, उनमें से बच्चे किसी कारणवश आवाज नहीं आ रही थी। तो उन क्वेश्चनों को मैंने पार्ट 2 में डिवाइड किया है बच्चे। पार्ट 1 में पहले हमने किया है, फिर पार्ट 2 डाल रहे हैं बच्चे, पार्ट 3। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बच्चे आपको प्रथम प्रश्न पत्र के हमने सारे अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण डाल दिए थे बच्चे, जिनमें से पार्ट 1, पार्ट 3 अपलोड हो चुका है और पार्ट 2 में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से रोक दिया गया था बच्चे, जो कि हम इसके बाद आपको ट्रांसफर करेंगे इस लेक्चर में। तो आप लोग इनको भी पूरे कर लीजिए। इस तरीके से आपके प्रथम प्रश्न पत्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हो जाएंगे। चलिए बच्चे, उनको प्रश्नों को हम बारी बारी से देखेंगे। देखिए बच्चे, पहला प्रश्न लिखा है पराविद्युत सामर्थ्य क्या है बच्चे? पराविद्युत सामर्थ्य, ठीक है, इसको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था और उधर आवाज का प्रॉब्लम था, बट मैं आज फिर से इसको आपको बताऊंगा कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या है। तो किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र जिसे वह कौन परावैद्युत पदार्थ बिना विद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है बच्चे, तो बच्चे परावैद्युत सामर्थ्य क्या है? यानी कि किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए, पदार्थ के लिए, ठीक है, वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र, वह महत्तम वैद्युत बच्चे क्षेत्र जिसे वह मतलब परावैद्युत सामर्थ्य क्षेत्र जिसे वह बिना वैद्युत भंजन के, बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है, करता है उसकी परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है बच्चे, ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है बच्चे 2025 यूपी बोर्ड के लिए। यानी कि किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र जिसे वह बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उसकी परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। अगला है बच्चे, भंजक विभवांतर क्या होता है? ब्रेकेबल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए, किसी परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच, किसी परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच कार्यरत वह अधिकतम विभवांतर जिसे वह परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ का भंजक विभवांतर कहलाता है। ठीक है बच्चे, तो किसी परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच, किसी परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच, सिरों के बीच कार्यरत वह अधिकतम विभवांतर, वह अधिकतम विभवांतर जिसे वह बिना विद्युत, वह मतलब परावैद्युत पदार्थ, बिना विद्युत भंजन के सहन कर सकता है, सहन कर
सकता है उस पदार्थ का भंजक विभवांतर कहलाता है। उस पदार्थ का भंजक विभवांतर कहलाता है। ठीक है बच्चे, ये हुआ आपका भंजक विभवांतर। किसी परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच कार्यरत वह अधिकतम विभवांतर जिसे वह यानी परावैद्युत पदार्थ बिना विद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ के लिए भंजक विभवांतर कहलाता है। ठीक है बच्चे, अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, एक आवेशित संधारित्र एवं एक विद्युत सेल में मूल अंतर क्या होता है? तो जो एक आवेशित संधारित्र होता है ना बच्चे, उसमें प्रवाहित धारा नियत होती है, जबकि विद्युत सेल में प्रवाहित धारा मेरे दोस्त क्षीण होती है। क्या होती है बच्चे? क्षीण होती है। यानी कि एक आवेशित संधारित्र एवं एक विद्युत सेल में क्या अंतर है? तो बच्चे वैद्युत सेल द्वारा ली गई धारा नियत होती है, वैद्युत सेल का मतलब कांस्टेंट, और संधारित्र द्वारा ली गई धारा क्षीण होती है। यानी कि एक आवेशित संधारित्र द्वारा ली गई धारा क्षीण होती है। क्या होती है बच्चे? क्षीण होती है। जबकि एक विद्युत सेल द्वारा ली गई धारा नियत होती है, कांस्टेंट होती है बच्चा, नियत होती है। ये होता है बच्चे एक आवेशित संधारित्र और एक विद्युत सेल में मूल अंतर होता है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, यदि एक आवेश Q के परितः R त्रिज्या के वृत्त में एक अन्य बिंदु आवेश को पूरा घुमाया जाए तो इसके लिए कार्य कितना होगा? बच्चे इसके लिए कार्य शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि जो हमने आवेश घुमाया है ना, उस पर जो बल कार्य करेगा, कौन सा बल? त्रिज्य बल, वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। ठीक है बच्चे, यानी किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि वृत्त में घुमाने पर आवेश की गति की दिशा, किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि आवेश के गति की दिशा गति की दिशा क्योंकि आवेश के गति की दिशा क्योंकि आवेश के गति की दिशा, ठीक है बच्चे, उस पर आरोपित बल के लंबवत होते हैं। उस पर आरोपित बल के लंबवत होते, बल के लंबवत होती है। ठीक है बच्चे, यानी किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि आवेश के गति की दिशा कहां पर गति करेगा बच्चे? वृत्त पर, क्योंकि आवेश के वृत्त पर गति की दिशा, आवेश के, यहां लिख लेना, वृत्त पर गति की दिशा उस पर आरोपित बल के लंबवत होती है। अगला प्रश्न है बच्चे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए। भैया बड़ा आसान सा परिभाषा है कि जब किसी चालक के सिरों के बीच में विभवांतर स्थापित किया जाता है, जब किसी चालक के सिरों के बीच में विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं, और इस प्रकार के नियत सूक्ष्म वेग को बच्चे अनुगमन वेग कहते हैं। तो बच्चे उत्तर हो जाएगा, जब किसी
चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है। विभवांतर स्थापित किया जाता है। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं। सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं। तो ऐसे नियत सूक्ष्म वेग को इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वीडी से प्रदर्शित करते, कहते बच्चे वीडी से, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। कहते प्रदर्शित करते हैं, वीडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चे, कि जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं। तो ऐसे नियत सूक्ष्म वेग को इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, किसी चालक में ताप वृद्धि के कारण श्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ता है? भैया श्रांति काल घट जाएगा। क्या हो जाएगा? जब ताप बढ़ाएंगे तो श्रांति काल घट जाएगा। श्रांति काल घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? अभी बताता हूं बेटा। घट जाएगा क्योंकि जो श्रांति काल होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा तो मतलब ये घटेगा। तो ताप बढ़ाएंगे तो श्रांति काल घट जाएगा बच्चे। अगला प्रश्न है, गतिशीलता तथा धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो चलिए बच्चे हम गतिशीलता को समझेंगे। बच्चे। तो गतिशीलता क्या है बच्चे? बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला होता है, म्यू बराबर वीडी अपॉन ई। मतलब किसी आवेश वाहक द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में तय किए गए अनुगमन वेग को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते। इसको एकांक कर दो, जो अनुगमन वेग वही गतिशीलता। यानी किसी आवेश वाहक द्वारा, आवेश को ले जाने वाला, जो किसी आवेश वाहक द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में तय किए गए अनुगमन वेग को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। अनुगमन वेग को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। ठीक है बच्चे, और इसे वीडी से लिखते हैं। म्यू से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चे? म्यू से। अब आते हैं बच्चे धारा घनत्व। कहां पर आते हैं बच्चे? धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, और ये है मोबिलिटी। चलिए बच्चे धारा घनत्व समझ लेते हैं। तो देखिए, ये होता है J इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है बच्चे। तब J इज इक्वल टू आई अपॉन ए का मतलब हो गया कि किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर उसके एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ना है तो टेंशन नहीं लेना बच्चे, क्या कर देना, किसी चालक के भीतर एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो परिभाषा हो जाएगी
किसी चालक के भीतर, भाई धारा भीतर ही बहेगी, बाहर तो बहेगी नहीं, तो किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे बच्चे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। अगला है मैग्नीन का उपयोग प्रामाणिक प्रतिरोधों को बनाने में क्यों किया जाता है। बड़ा सिंपल सा है कि मैग्नीन का उपयोग प्रामाणिक प्रतिरोधों को बनाने में इसलिए किया जाता है कि मैग्नीन की जो प्रतिरोधकता होती है ना, उसके सिरों में क्या होता है, बिल्कुल कम परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब बात करते हैं बच्चे कि प्रतिरोधकता में तापीय परिवर्तन बहुत कम होता है और इनका गलनांक बहुत उच्च होता है। तो उत्तर हो जाएगा कि मैग्नीन का उपयोग प्रामाणिक प्रतिरोधों को बनाने में इसलिए किया जाता है करते हैं क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता में तापीय परिवर्तन बहुत कम होता है तथा इसका गलनांक बहुत उच्च होता है आगे बच्चे समझ में, क्योंकि मैग्नीन का उपयोग प्रामाणिक प्रतिरोधों को बनाने में किया जाता है क्योंकि इसके प्रतिरोधकता के सिरों में तापीय परिवर्तन बहुत कम और बच्चे इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। तो ठीक है बच्चा, अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं बारी बारी से। चलिए बेटे, हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू देखेंगे। 29 नंबर है, अनओमीय परिपथ का ग्राफ खींचिए तथा गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है। देखिए बेटे, ओम के नियम में परिपथ हम दो प्रकार के पढ़े थे, एक था ओमीय परिपथ बच्चे और एक था अनओमीय परिपथ। तो वे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं बच्चे, ओमीय परिपथ कहलाते हैं, और जो परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, तरह कह रहा गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है। तो किसी चालक के सिरों के बीच, यानी किसी चालक के लिए दिए गए विभवांतर में अल्प परिवर्तन डेल्टा वी, किसी चालक के लिए दिए गए विभवांतर के लिए विभवांतर में अल्प परिवर्तन डेल्टा वी तथा उसमें प्रवाहित धारा में अल्प परिवर्तन डेल्टा आई के अनुपात को चालक का गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। चलिए बच्चे देखते हैं, अनओमीय परिपथ का ग्राफ खींचिए जरा। देखिए, अगर ग्राफ की बात करेंगे तो बड़ा आसान है, अनओमीय परिपथ, ठीक है बच्चे, अनओमीय परिपथ की बात करेंगे तो ये हो गया हमारा और ये हो गया, ठीक है, यानी कि बच्चे R बराबर V बटे I, तो ये हो गया V मेरे दोस्त और ये हो गया I। क्या हो गया,
इनके बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे और वो ऐसी आ जाए कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइन, कैसे आ जाए, टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ जाए, तो इसे बोलेंगे अनोमी परिपथ। और अगर बच्चे हम एक ग्राफ ले लें कुछ इस टाइप, मान लो यहाँ धारा ले लिया और यहाँ के लिए बच्चे हमने विभवांतर ले लिया, इनके बीच हमने क्या कर दिया, ग्राफ खींच दिया, यानी बी और आई का अनुपात निकाल लिया, तो कितना आ जाएगा, सीधी लाइन, किसे बोलेंगे, ओमी परिपथ। क्या बोलेंगे, ओमीय परिपथ। ठीक है बच्चे, तो ग्राफ हो गए। अब हमारा टॉपिक है अनोमी परिपथ का ग्राफ खींचिए, हो गया। अब बच्चे कह रहा तथा गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है, तो देखिए किसी चालक के सिरों के बीच दिए गए विभवांतर की, किसी चालक के सिरों के बीच दिए गए विभवांतर के लिए, ठीक है बच्चे, विभवांतर के लिए, विभवांतर में अल्प परिवर्तन डेल्टा वी तथा चालक में प्रवाहित धारा में अल्प परिवर्तन, धारा में अल्प परिवर्तन डेल्टा आई के अनुपात को, डेल्टा आई के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं, को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बच्चे, R इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आई, ये होता है बच्चे गत्यात्मक प्रतिरोध। ठीक है बालक, आगे हम लोग चलेंगे। कह रहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा किलोवाट घंटा को परिभाषित करो। ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है जरा समझो। ठीक, किसी यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभवांतर देने पर त्वरित होती है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, वह गतिज ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभवांतर देने पर त्वरित होती है, उत्पन्न होती है, त्वरित होती है। ठीक है बच्चे, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा क्या है, तो बच्चे देखिए 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट आवर, भैया बड़ा सिंपल है कि 1 किलोवाट घंटा वह ऊर्जा है जो 1 किलोवाट वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, खर्च होती है। तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा वह ऊर्जा है जो 1 किलोवाट वाले परिपथ में 1 किलोवाट वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। 1 किलोवाट वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर बच्चे 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होते। ठीक है बेटे, आगे चलेंगे मेरे दोस्त।
किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित करो। भाई हमने प्रतिरोध सुना है, अब बारी आ गई आंतरिक प्रतिरोध की। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो बच्चे आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है कि किसी भी सेल का जो घोल होता है उस सेल में प्रवाहित धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। किसी सेल का जो घोल होता है वो भी सेल में प्रवाहित धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है और ऐसे अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी सेल का घोल का मतलब वैद्युता अपघट्य, घोल भी सेल में प्रवाहित धारा के मान में अवरोध उत्पन्न करता है और इस अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। कौन से R से? स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चे। अब कह रहा है बच्चे यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो यह घोल में डूबे हुए क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नंबर 1, यह घोल में डूबे इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड मतलब सेल की प्लेटें, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नंबर 2, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, यानी प्लेटों के बीच की दूरी पर। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। नंबर 3 हो जाएगा बच्चे कि घोल की सांद्रता पर निर्भर करता है। घोल की सांद्रता पर निर्भर करता है। घोल की सांद्रता पर निर्भर करता। ठीक है बच्चे। तो बस याद रखना क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है। क्षेत्रफल के रो बराबर आर ए अपॉन एल, यानी रो बराबर आर ए अपॉन एल, तो 4 बराबर रो एल, यानी कि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा प्लेटों के बीच की दूरी के बच्चे अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखना बच्चे, अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है व्हीटस्टोन के सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त क्या है? तो व्हीटस्टोन के सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त है कि इसकी जो भुजाओं में प्रतिरोध है वो सब एक कोटि के होने चाहिए। अगर एक कोटि के हैं तो व्हीटस्टोन सुग्राही होगा। ठीक है बच्चे, यानी कि व्हीटस्टोन सेतु की भुजाओं में लगे चारों प्रतिरोध जब एक ही कोटि के होते हैं, यानी कि व्हीटस्टोन की चारों भुजाओं में लगे प्रतिरोध जब एक ही कोटि के होते हैं, जब एक ही कोटि के होते हैं तो यह अधिक सुग्राही होता है। तो यह अधिक सुग्राही होता है। ठीक है बच्चे, एक ही कोटि के होंगे तो अधिक सुग्राही होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? चित्र बनाइए, उदाहरण दीजिए। तो देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि जिस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ होती हैं, तो जिस
चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ होते हैं, समांतर व समदूरस्थ होती हैं, तो उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा जैसे धारावाही प्रणालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जैसे धारावाही प्रणालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और फिगर आपको दिखाना है बच्चे, तो फिगर बना सकते हो ऐसे। ये आपका क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। कैसा है बच्चे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चे। ये अब देखो, ये वैद्युत बल रेखाएं क्या एक दूसरे के समांतर व समदूरस्थ हैं, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को बच्चे हम कहेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक के कारण धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो बच्चे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। करा क्यों होता है, क्योंकि जो धारावाही चालक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, क्योंकि धारावाही चालक में इलेक्ट्रॉन गतिमान रहते हैं। क्योंकि धारावाही चालक में इलेक्ट्रॉन गतिमान रहते, इलेक्ट्रॉन गतिमान रहते। ठीक है बच्चे, ये हो गया इसका उत्तर। गतिशील आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र बच्चे और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है बच्चे। अगला है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति। तो देखिए बच्चे, ये यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर बताते हैं आपको, यहाँ समझिए। तो बच्चे ये हमने बना दिए दो चालक। क्या बना दिए, दो चालक। ठीक है बच्चे। ये इनका नाम दे देते हैं मेरे लाल, इनका नाम दे देंगे, थोड़ा पास बना लेते हो तो दिख नहीं रहा होगा, ये बना लेते हैं। ठीक है बच्चे। इस वाले चालक का नाम दे देते हैं पी, इस वाले का क्यू, इस वाले का आर, इस वाले का एस, इस वाले का पी, इस वाले क्यू, इस वाले का आर, इस वाले का। अगर इन दोनों में बच्चे क्या होगी, वैद्युत धारा की दिशा सेम, एक में क्या कर दो, अपोजिट। तो जिसमें भी वैद्युत धारा, यानी दो समांतर धारावाही चालकों में यदि धारा की दिशा एक ही है, तो वैद्युत क्षेत्र में एक प्रकार के आवेश क्या करते थे, प्रति आकर्षित नहीं करते थे, प्रतिकर्षित। मगर यहाँ पर उल्टा होता है, यानी इनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल। कैसा बल बच्चे, आकर्षण बल। ठीक है बच्चे। यहां कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण। कैसा बल होगा बच्चे, प्रतिकर्षण बल। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच या चालकों में विद्युत धारा एक ही दिशा में बह रही है तो आकर्षण बल कार्य करेगा, और अगर बच्चे अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। बच्चे नोट कर लीजिए और आगे के प्रश्न हम कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चे। चलिए बच्चे, हम आगे के क्वेश्चन को बारी बारी से अध्ययन करेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन एक विद्युत क्षेत्र में रखे हैं बच्चे, किसका त्वरण व वेग अधिक होगा। देखिए बेटा, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होगा और प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होगा। तो भाई साहब यहाँ त्वरण की बात कर रहा है बच्चे, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला हमारे पास होता है F बराबर, यानी ए की बात करते हैं बच्चे, तो ए बराबर एफ अपॉन एम, ए बराबर एफ अपॉन एम। तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण ज्यादा होगा। क्यों भैया,
या इसे क्या लिख सकते हो, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम। तो जिसका द्रव्यमान बच्चे कम उसका त्वरण ज्यादा, और जिसका त्वरण ज्यादा उसका वेग ज्यादा। क्यों भैया? क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो क्या हो जाएगा भैया, ए इज प्रोपोर्शनल डेल्टा वी। आगे समझ में? तो जिसका द्रव्यमान कम उसका त्वरण ज्यादा, और जिसका त्वरण ज्यादा उसका वेग ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन के त्वरण व वेग अधिक होंगे, त्वरण व वेग अधिक होंगे। ठीक है बच्चे। धारा मापी को अमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे? तो धारा मापी को बच्चे अमीटर में समांतर क्रम में हम क्या करते हैं, कम प्रतिरोध, समांतर क्रम में कम प्रतिरोध जोड़कर हम क्या करते हैं, धारा मापी को अमीटर में बदल सकते हैं। ठीक है। तो बच्चे धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलेंगे बच्चे? तो धारा मापी को अमीटर में हम कैसे बदलेंगे? तो धारा मापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का संट जोड़कर उसे अमीटर में बदलते हैं, उसे अमीटर में बदलते हैं, तथा धारा मापी के समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, उच्च प्रतिरोध को जोड़कर उसे वोल्ट मीटर में बदलते हैं, उसे वोल्ट मीटर में बदलते हैं। ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है बच्चे, कि धारा मापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का संट जोड़कर उसे अमीटर में बदलते हैं, तथा धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर उसे उल्ट मीटर में बदलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे, किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं और उल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? ठीक है बच्चे। ठीक है बेटा, हम आगे चलेंगे। किसी में क्या मतलब, किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में व वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो बच्चे अमीटर का प्रतिरोध नगण्य होता है। प्रतिरोध नगण्य का मतलब बहुत कम, नगण्य होता है, अतः इसे श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते हैं जिससे यह परिपथ से अधिक धारा ले, क्योंकि हम इससे धारा नापते हैं बच्चे। तथा उल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, यानी अनंत होता है, बहुत अधिक होता है। इसलिए अतः इसे श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते, अतः इसे समांतर क्रम में इसलिए जोड़ते हैं जिससे यह परिपथ से क्षीण धारा ले, जिससे यह परिपथ से क्षीण धारा ले। कैसी धारा ले बच्चे? बिल्कुल ना के बराबर, क्षीण धारा ले। ठीक है बच्चे। अगला है बच्चे,
धारामापी में लोहे के क्रोड का क्या लाभ है? धारामापी में लोहे के क्रोड का लाभ है कि यह धारामापी में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देती है। क्या कर देती है बच्चे? बढ़ा देती है। इससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। इससे पर हो जाएगा, इससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। यानी धारामापी में लोहे के क्रोड से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है तथा चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुव खंडों के बीच तथा चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुव खंडों के बीच तथा चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुव खंडों के बीच केंद्रीय बिंदु की ओर जाती है। बीच केंद्रीय बिंदु की ओर जाती है। ठीक है बच्चे। धारामापी की सुग्राह्यता को कैसे बढ़ा सकते हैं? बड़ा सिंपल है भैया। धारामापी की जो सुग्राह्यता होती IS इक्वल टू क्या होती? NAB बटा C। धारामापी की सुग्राह्यता होती है NAB बटा C। तो यहां से हम क्या देखेंगे, या इसको क्या लिख सकते हैं? IS इज प्रोपोर्शनल N, IS इज प्रोपोर्शनल B, IS इज प्रोपोर्शनल A। तो धारामापी की सुग्राह्यता धारामापी में फेरों की संख्या को बढ़ाकर, तो हो जाएगा फेरों की संख्या को बढ़ाकर, धारा मापी में फेरों की संख्या को बढ़ाकर, ठीक है, सुग्राह्यता बढ़ा सकते हैं। सुग्राह्यता बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, धारामापी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाकर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाकर, ठीक है बच्चे, सुग्राह्यता को बढ़ा सकते हैं। सुग्राह्यता को बढ़ा सकते हैं और क्षेत्रफल को बढ़ाकर, क्षेत्रफल को बढ़ाकर सुग्राह्यता को बढ़ा सकते हैं। सुग्राह्यता को बढ़ा सकते हैं। और एक पॉइंट और है बच्चे, IS इनवर्सली प्रोपोर्शनल C। तो दृढ़ता को घटाकर, दृढ़ता, ठीक है, दृढ़ता यानी कि जो स्प्रिंग होती है उसमें दृढ़ता जो होती है, दृढ़ता को घटाकर सुग्राह्यता को बढ़ा सकते हैं। सुग्राह्यता को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चे इनमें से कोई भी ऑप्शन मिल जाए तो टिक कर सकते हो, या फिर आपको ये लिखना पड़ेगा पूरा। इतना याद कर लो, IS बराबर NAB बटा C, या IS इज प्रोपोर्शनल N, IS इज प्रोपोर्शनल B, IS इज प्रोपोर्शनल A, IS इनवर्सली प्रोपोर्शनल C। बात समझ में आई बच्चे? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? देखिए त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जब धारामापी की कुंडली का तल प्रत्येक स्थिति में चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर होता है। जब धारामापी का तल प्रत्येक स्थिति में चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर होता है, ठीक है बच्चे, तो इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य होता है। तो इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बच्चे।
तो ये थे बच्चे आपके प्रथम प्रश्न पत्र के, और इसके आगे के लेक्चर आपको मिल जाएंगे तीसरे पार्ट में। तो बच्चे अब हम लोगों ने 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट लघु उत्तरी में फर्स्ट पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का विधिवत अध्ययन किया है बच्चे। इसके बाद हम लोग पार्ट 4 से सेकंड पार्ट यानी कि भौतिक विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्रों के महत्वपूर्ण लघु उत्तरी के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बच्चे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के थ्रू। ठीक है बच्चे, जय हिंद दोस्तों।